हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में मशरूफ़ होंगे अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। तो ये जो क्लास है, इस क्लास का मकसद ये है कि आप लोगों की अंग्रेज़ी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं ऑनलाइन ये वीडियो डाल रहा हूँ तो मुझे पता नहीं कौन कौन मुझे सुन रहा है, लेकिन जो भी मुझे सुन रहा है वो अगर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें इंग्लिश जो है या तो एज अ सेपरेट सब्जेक्ट आता है या फिर किसी वन पेपर में एज एमसीक्यूज में क्वेश्चन के तौर पे आता है, तो इस लेक्चर का या इस क्लास का मकसद ये है कि आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, ताकि आप जो है इस लेक्चर सीरीज से, क्लास की सीरीज से फ़ायदा उठा के अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकें। थोड़ा सा वीडियो जो है लेट हो सकता है, क्योंकि सीरियस किस्म की क्लास होती है, तो आपने थोड़ा सा हौसला रखना है, पेशेंस रखना है और आपने रेगुलरली फॉलो करना है, ताकि आप जो है आपका एक टेम्पो और एक टेम्परामेंट बन सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है टेंजिबल। टेंजिबल दैट कैन बी क्लियरली सीन और एग्जिस्ट। टेंजिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकें बेसिकली। इनटेंजिबल वो चीज होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, या जरूरी नहीं टच कर सकें, बल्कि वो आपके जो 5 सेंसेस हैं उस 5 सेंसेस में आ सकती है। इनटेंजिबल ऐसी चीज होती है वो आपके 5 सेंसेस में नहीं आ सकती है। तो इसकी उर्दू जो माना है वो है ठोस। ठोस ऐसी चीज, जब हम छोटे थे तो पढ़ते थे कि साइंस जो है वो ठोस, माय और गैस है, यानी कोई ऐसी चीज जो कोई किसी किस्म का मटेरियल हो, मादी हो, मटेरियल किस्म की और काबिल हिस्स हो, यानी आप उसको 5 सेंसेस के साथ फील कर सकें, टच कर सकें, आप उसको टेस्ट कर सकें, आप उसको स्मेल कर सकें। सेंटेंस है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट हिज फाइंडिंग्स विदाउट टेंजिबल एविडेंस। हम उसकी जो फाइंडिंग्स हैं या जो उसने कोई चीज छान निकाली है उसको बगैर किसी ठोस सबूत के कबूल नहीं कर सकते। टेंजिबल एविडेंस, ये फ्रेज आपने याद रखना है, टेंजिबल एविडेंस। जब आप किसी लफ्ज को किसी के साथ एज अ फ्रेज में पढ़ते हैं तो वो याद करने में आसान होता है। तो हमारे पास वर्ड है टेंजिबल एविडेंस, यानी ऐसा कोई सबूत जो कि ठोस हो, यानी या तो हम उसको देख सकें या हम उसके बारे में कुछ सुन सकें 5 सेंसेस के जरिए से, ठीक है, या हम उसको टच कर सकें, तो ऐसा सबूत हो, तो वो होता है टेंजिबल एविडेंस। तो ये टेंजिबल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एज अ एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। अगर आपको एडजेक्टिव का पता नहीं तो आप एडजेक्टिव को जाके गूगल में सर्च करके ग्रामरली लगाएंगे तो आपको पूरा जो है एडजेक्टिव का पोर्शन खुल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करके ये क्लास बढ़ा रहा हूँ कि आप इतने थोड़े से काबिल होंगे या इतना आपका लेवल होगा कि जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैं कहूँगा वर्ब तो आप समझ जाएंगे कि वर्ब क्या होता है, मैं कहूँगा नाउन तो आप समझ जाएंगे कि नाउन क्या होता है। तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। नेक्स्ट जो मेरे पास वर्ड है वो है स्लैश। स्लैश, टू रिड्यूस समथिंग बाय अ लार्ज अमाउंट। किसी चीज में बड़ी मिकदार में कमी करना। कमी करना थोड़े लेवल पे भी हो सकता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर टंकी में से हम पानी निकालें थोड़ा सा, लेकिन अगर हम टंकी में से बड़ी ज्यादा पानी यानी इसका पूरा पानी निकाल लें और थोड़ा सा छोड़ दें तो उसको हम कहेंगे स्लैश। द वर्क फोर्स हैज बीन स्लेश्ड बाय हाफ, यानी जो मजदूर काम कर रहे थे किसी फैक्ट्री में उसको हाफ कर दिया गया, यानी उसकी इतनी बड़ी तादाद कम कर दी गई कि 10 मजदूर थे तो उसमें से 5 मजदूरों को या 5 वर्कर्स को निकाल दिया गया ड्यू टू सम रीजंस। तो ये क्या हो गया, ये स्लेश्ड बाय हाफ। स्लेश्ड यानी उनको कम कर दिया गया, उनकी तादाद को कम कर दिया गया, थोड़ा कर दिया गया, उनकी तादाद में कमी कर दी गई। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में एज अ वर्ब के तौर पे यूज होता है, एक्शन की बात करता है। अगला वर्ड आपके सामने है ब्रीदिंग स्पेस।
जब मैं ब्रीदिंग स्पेस को पढ़ रहा था आज के ट्यूटोरियल में, तो मुझे लगा कि ये कोई जो है ब्रीदिंग अलग होगा, यानी सांस लेना, और स्पेस कोई जगह होगी। लेकिन जब मैंने इसको ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में सर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये नाउन है, और ये मेरे लिए भी एक न्यू चीज़ थी कि पूरा ब्रीदिंग स्पेस जो पूरा लफ्ज़ है, ये पूरा का पूरा नाउन है, और इसका माना है अ पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम अ बिजी or difficult situation in order to get your energy back or give you more time to think about what to do next। एक ऐसा हिस्सा टाइम का आपको मिल जाए जिसमें आप अपनी मसरूफियात और अपनी जो मुश्किल सूरत हाल है उससे निकल कर थोड़ा सा आराम करें, और अपने आप को री एनर्जाइज करें, और अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें कि अब सोचा जाए कि क्या करना है। उसको कहते हैं ब्रीदिंग स्पेस। आई होप आपको समझ आए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ब्रीदिंग स्पेस का मतलब है कि सांस लेने की मोहलत, सांस लेने की मोहलत। यहाँ पर ये टाइपो एरर है, टाइपिंग की वजह से गलत है। सांस लेने की मोहलत। सांस लेने की मोहलत ये है कि आप भाई काम कर रहे हैं, मुसलसल सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, तो आपको जो है कोई वक्फा मिल जाता है 15-20 मिनट का, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रीदिंग स्पेस है। या कोई इस तरह की मुश्किल हालात चल रहे हैं आपके घर में या आपकी लाइफ में, अल्लाह ना करे कि मतलब वो बड़े लंबे अरसे तक चल रहे हैं, मिसाल 1 साल 2 साल 3 साल तक, और फिर उस दौरानिया में आपको 6 महीने ऐसे मिल गए कि आपके वो मुश्किल हालात जो है थोड़े से हल हो गए, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो जो 6 महीने का ड्यूरेशन था वो आपका ब्रीदिंग स्पेस है। Troubled companies have a 28-day breathing space in which they can recognize their affairs। कि वो कंपनीज जो मुश्किल में हैं उनके पास 28 दिन का एक ब्रीदिंग स्पेस है, उनके पास 28 दिन के सांस लेने की मोहलत है, या सोचने का उनके पास वक्त है, जिसमें वो अपने मामलात को दोबारा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, दोबारा समेट सकते हैं, दोबारा बेहतर कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं। अगला जो वर्ड है वो है रेवेज। रेवेज, टू डैमेज समथिंग बैडली, किसी चीज को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, तोड़ देना, फना कर देना। इसका उर्दू में माना है बर्बाद करना और फना करना। द कंट्री साइड हैज बीन रेवेज्ड बाय पॉल्यूशन। कंट्री साइड आपको पता है किसको कहते हैं? कंट्री साइड कहते हैं देहाती इलाका। किसी भी शहर का जो देहाती इलाका होता है उसको कहते हैं कंट्री साइड। तो कंट्री साइड जो था वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, किसकी वजह से? पॉल्यूशन की वजह से, आलूदगी की वजह से। यानी वहां पे इतनी आलूदगी हो गई कि लोग वहां पे छोड़ के चले गए, उन्होंने घरों से माइग्रेशन कर ली, वो वहां से निकल के दूसरी जगहों पे चले गए, तो वो बंजर हो गया, एरिया खत्म हो गया। तो रेवेज्ड बाय पॉल्यूशन, रेवेज्ड बाय पॉल्यूशन, आपने इसको याद रखना है, रेवेज्ड बाय पॉल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड इज आई वाटरिंग। आई वाटरिंग, extremely surprising because of being great in amount, extremely surprising because of being great in amount। आई वाटरिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा हैरान कुन हो। क्यों? क्योंकि उसकी जो अमाउंट है, मिकदार है, वो बहुत ज्यादा है, उसको कहते हैं आई वाटरिंग। इसका उर्दू में माना है हैरान कुन इजाफा, यानी ग्रोथ और इजाफा तो है, लेकिन इजाफा इतना बड़ा है कि हैरान कर देने वाला है। डिस्पाइट टेकिंग एन आई वाटरिंग पे कट, ही हैज नो रिग्रेट्स अबाउट हिज कैरियर चेंज। उसने, एक बंदे ने अपना कैरियर चेंज किया, तब्दील किया, एक नौकरी से दूसरी नौकरी पे चला गया या एक नौकरी से बिजनेस पे चला गया, तो उसकी वजह से उसको जो तनख्वाह उसको जो मिल रही थी उसमें जो कट लगा वो बहुत बड़ा था, हैरान कुन था, यानी बड़ी मिकदार में वो कट था, यानी उसकी तनख्वाह कम। मिसाल के तौर पर अगर किसी को 2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही थी तो उसको 30,000 रुपये तनख्वाह मिलने लगी, तो वो हम ये कह सकते हैं कि आई वाटरिंग पे थी, यानी हैरान कुन जो था, कट था उसमें। लेकिन फिर भी उसको अपने कैरियर चेंज पे
किसी किस्म का रिग्रेट, पछतावा नहीं हुआ। आई वाटरिंग पे कट, आई वाटरिंग पे कट, इतना बड़ा तनख्वाह में कटौती के जो कि हैरान कुन है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में एज एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज ऑगमेंट। ऑगमेंट, to increase the amount, to increase the value, to increase the size of something, किसी चीज की मिकदार बढ़ाना, किसी चीज की कदर बढ़ाना या किसी चीज का हुजम बढ़ाना। समझ रहे हैं? अमाउंट मिकदार, वैल्यू कदर, साइज हुजम, ये चीजें अलग अलग हैं, आपको समझनी पड़ेंगी। तो जब हम किसी चीज की मिकदार बढ़ाते हैं, उसकी कदर बढ़ाते हैं या हम उसकी हुजम बढ़ाते हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है ऑगमेंट करना। बेसिकली ये इंक्रीज के वर्ड में माना में यूज होता है। इसका उर्दू में माना है बढ़ाना, इजाफा करना या ज्यादा करना। ही रोट मैगजीन आर्टिकल्स इन ऑर्डर टू ऑगमेंट हिज इनकम, अपनी पैसे बढ़ाने के लिए उसने मैगजीन आर्टिकल लिखे, या उसने मैगजीन आर्टिकल लिखे ताकि वो अपनी इनकम बढ़ा सके, अपनी आमदन में इजाफा कर सके, अपनी आमदन को ज्यादा कर सके या अपनी आमदन को बढ़ा सके। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज टर्न अराउंड। टर्न अराउंड दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक है टर्न और एक है अराउंड। टर्न अराउंड एक ऐसी सिचुएशन होती है इन विच समथिंग चेंजेस फ्रॉम बैड टू गुड, कोई चीज अच्छे से बुरे से अच्छे में तब्दील हो जाए तो हम उसको कहते हैं टर्न अराउंड। इसकी उर्दू में माना है बेहतरी और बहाली। अ टर्न अराउंड इन द कंपनी, अ टर्न अराउंड इन द कंपनी का मतलब है कंपनी की हालत पहले बहुत खराब थी, अब कंपनी की हालत बेहतर हो गई है या बेहतरी में तब्दील हो गई है, तो हम उसको कहेंगे टर्न अराउंड। ये पार्ट ऑफ स्पीच में एज अ नाउन के तौर पे यूज होता है। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज टाउट। टाउट, to try to persuade people that somebody something is important or valuable by praising it। आप लोगों को किसी चीज पे आमादा करें कि वो चीज अहमियत की हामिल है या वैल्यूएबल है, उसकी तारीफ करके। यानी आप किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं, शी इज बीइंग टाउटेड एज द नेक्स्ट लीडर ऑफ द पार्टी, उसकी तारीफ की गई कि वो पार्टी की नई सरबराह है। यानी उसकी इतनी तारीफ की गई कि लोग उसको ये समझने लगे कि वो अब नेक्स्ट लीडर है पार्टी की। मैं आई होप मैं आपको ये लफ्ज समझाने में कामयाब हुआ हूं, तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। टाउट का मतलब है कि आप समझते हैं कि एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी बार बार तारीफ करके लोगों को उसकी तरफ आप इस बात पर राजी करते हैं कि वो भी उसको बेहतर समझें। बार बार तारीफ करना इसका उर्दू में माना है, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में एज अ वर्ब के तौर पर यूज होता है क्योंकि ये एक्शन की बात कर रहा है। जैक अप, जैक अप, टू इंक्रीज समथिंग स्पेशली प्राइसेस बाय अ लार्ज अमाउंट। जैकअप का मतलब है, जैक देखे आपने गाड़ी के नीचे लगा हुआ होता है जब टायर पंचर होता है, तो हम क्या करते हैं, जैक उसमें लगा के उसको ऊपर करते हैं, उसको गाड़ी के टायर को ऊपर करते हैं। तो उसी से जैकअप का मतलब है कि किसी चीज को बढ़ाना। लेकिन यहाँ पे खास करके अगर हम कीमतों को बढ़ाने की बात करें, बिजली की कीमत है, गैस की कीमत है या खाने की चीजों की कीमतें हैं, अगर वो बढ़ रही हैं तो हम वहां पे जैकअप का फ्रेज यूज कर सकते हैं, और वो जो बढ़ना है वो बड़ी मिकदार में बढ़ना होगा। इसका उर्दू में माना है बड़े पैमाने पर इजाफा। सेंटेंस है द गवर्नमेंट जैक्ड अप इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस,
हुकूमत ने बिजली की कीमतों को बढ़ा दिया। ये फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, एज अ फ्रेजल वर्ब है। फ्लिप टू और फ्लिप फॉर, इसके साथ टू भी प्रेपोजिशन आता है और इसके साथ फॉर भी आता है। आई थिंक एक चीज और पर्सन या कोई शख्स दैट कॉजेज समथिंग टू इम्प्रूव सडनली, वो चीज बेहतर होना शुरू हो जाए या वो शख्स उसकी वजह से कोई चीज बेहतर होना शुरू हो जाए, तो हम उसको कहते हैं फ्लिप टू और फ्लिप फॉर। इसका उर्दू में माना है तकवीयत। तकवीयत यानी आप किसी को ताकत दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो चीज ऊपर आ सके या वो शख्स ऊपर आ सके। अ ड्रॉप इन इंटरेस्ट रेट्स गेव अ वेलकम फ्लिप टू द हाउसिंग मार्केट। जो शरह सूद में जो कमी थी उसने एक तकवीयत दी, यानी एक बूस्ट दिया किसको, हाउसिंग मार्केट को। उसकी वजह से यानी उस इंटरेस्ट रेट में कमी की वजह से हाउसिंग मार्केट को एक बूस्ट मिला, एक ताकत मिली। सिनोनिम इज बूस्ट। बूस्ट एक कॉमन वर्ड है, बूस्ट करना यानी किसी को आप इम्प्रूव करने के लिए आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं। स्लगिश, sluggish moving, reaching और working more slowly than normal। आप एक बंदा है वो चलता है, एक नॉर्मल पेस होती है ना चलने की, जब हम चलते हैं या हम बोलते हैं तो उस बोलने की एक नॉर्मल पेस होती है, या हम कुछ खाते हैं तो उसके खाने की एक नॉर्मल पेस होती है, हर चीज बैलेंस्ड है ना। लेकिन अगर हम चलने में जो हमारी नॉर्मल पेस है उससे भी अगर स्लो चलें, या अगर हम पढ़ने में जो हमारे स्लो पेस है उससे भी स्लो पढ़ें, तो वो होता है स्लगिश, यानी आप किसी चीज को काम करने में नॉर्मल स्पीड से भी कम में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फिर से टाइपो एरर आ गया है, माजरत कीजिएगा, इस चीज को नजरअंदाज कीजिएगा। स्लगिश के उर्दू माना ये हो सकते हैं कि सुस्त। सुस्त मेरे पास क्योंकि ये मैं उससे माउस से लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये सही नहीं आ रहा, तो सुस्त आप उसको अपने पास नोट कर लें। द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट हैज हेल्प्ड कॉम्पनसेट फॉर स्लगिश डिमांड एट होम। जो एक्सपोर्ट मार्केट की जो ग्रोथ है उसको कंपनसेट किया गया, जो एट होम यानी घर में जो स्लगिश डिमांड थी उससे कंपनसेट किया गया। मैं दोबारा जिस जुमले को पढ़ता हूं ब्रेक कर करके, द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट, जो एक्सपोर्ट मार्केट की ग्रोथ थी, हैज हेल्प्ड टू कॉम्पनसेट, उसने मदद की कि वो कॉम्पनसेट करे फॉर स्लगिश डिमांड एट होम, कि घर में जो उस चीज की डिमांड थी उसको मदद करे। यानी एक चीज है उसको घर में डिमांड नहीं है, उसको क्या किया गया, उसी चीज को बाहर एक्सपोर्ट कर दिया गया, तो उससे जो है एक्सपोर्ट ग्रोथ ने उसको कंपनसेट कर दिया गया जो उसमें कमी थी। तो यहाँ पे हमें स्लगिश की माना जो है समझनी है। तो स्लगिश का मतलब है कि स्लगिश डिमांड एक ऐसी डिमांड जो नॉर्मल एक पेस पे होती है उससे भी कम की डिमांड है। अपहेवल, a big change that causes a lot of worry and problem। एक ऐसी तब्दीली जिससे बहुत ज्यादा परेशानी या बहुत ज्यादा मुश्किलात आ जाएं। उर्दू में इसका माना है हलचल। Teachers are still getting used to the latest upheavals in the education system। एजुकेशन निज़ाम तालीम में जो हलचल हुई है उससे उस्ताद अभी तक मानूस हो रहे हैं या उससे फेमिलियर हो रहे हैं, उससे मुतारिफ हो रहे हैं उस न्यू हलचल में। न्यू अपहेवल इन द एजुकेशन सिस्टम का मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो कि टीचर्स के लिए काफ़ी मुश्किलात और काफ़ी परेशानी का बायस बन रहे हैं। सिनोनिम इज डिसरप्शन। ये पार्ट ऑफ स्पीच में एज अ नाउन के तौर पे यूज होता है। कमेंडेशन फॉर,
कमेंडेशन फॉर। अच्छा, कमेंडेशन फॉर को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैंने जब इसको सर्च किया, आप इसको जब सर्च करेंगे गूगल उसमें ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में, तो वहां पे कमेंडेशन को एक अनकाउंटेबल के तौर पे यूज किया गया था और काउंटेबल के तौर पे यूज किया गया था। जब जब मैंने जो ये माना लिखी है ये इसकी अनकाउंटेबल वाली माना है, लेकिन जो इसके जो काउंटेबल वाली माना है वो भी है, आप उसको जाके वहां से देख लीजिएगा। तो उसका जो है ना, फिर आप एक्यूरेट जो है ना वो उसको माना, उसको देख लीजिएगा कि उसका जब हम काउंटेबल के तौर पे यूज करते हैं तो वो कैसे यूज होता है, जब अनकाउंटेबल के तौर पे यूज करते हैं तो उसको कैसे यूज होता है। ठीक है। एन अवार्ड और ऑफिशियल स्टेटमेंट गिवन पब्लिक प्रेस फॉर समबडी समथिंग, एक तमगा या कोई एक बयान जो आप अवाम की तारीफ में कहें, किसी यानी किसी गिवन पब्लिक, वो आप सबके सामने कहें किसी चीज के लिए या किसी शख्स के लिए। तो इसकी उर्दू में जो माना है वो है तारीफ और तहसीन, लेकिन ये वाहवाही के माना में भी आता है, खुशामद यानी वाह वाह करना, किसी की जय जयकार करना, किसी की तारीफ करना। देयर आर 6 प्राइज विनर्स एंड 18 कमेंडेशंस। यहाँ पर 16 जो है प्राइज विनर्स हैं और 18 ऐसे लोग हैं जिनको अप्रिशिएट किया गया, जिनकी तारीफ की गई, जिनकी वाहवाही की गई। ये थे जी हमारे पास आज के 13 इंपॉर्टेंट विकेबलरी आज के एडिटोरियल की। तो आज के एडिटोरियल में कुछ इडियम्स भी आए हैं, तो पहले देखते हैं कि वो कौन से इडियम्स हैं और वो हमारे लिए उनको कैसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला इडियम है बी एट द एंड ऑफ योर टेथर। यहाँ पे बी जो लफ्ज है ये बी टेंस का है, तो इसमें जो है इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी जितने भी वर्ब की फॉर्म्स हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म है चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पर बी में वो आएगा। ठीक है। और यहाँ पर यूर की जगह पे हिज, हर, यानी कि जो भी प्रोनाउन है प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है, तो हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे। आप ये समझें जुमलों को। ठीक है। बी एट द एंड ऑफ योर टेथर का मतलब है टू फील दैट यू कैन नॉट डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन एनी मोर। आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि आप इस मुश्किल सूरत हाल से निमट नहीं सकते मजीद। बिकॉज यू आर टू टायर्ड, या तो आप ज्यादा थक चुके होते हैं या आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इन दोनों वजूहात की वजह से आपको लगता है कि आप इस मुश्किल सूरत हाल से निकल नहीं सकते। अब यहाँ पे बी और यूर का आपको मैं समझाता हूँ कि जुमले में कैसे इस्तेमाल करते हैं। यू वुड बेटर टू लेट हर नो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसे बता दो कि वो क्या है, कि यू आर सेफ। शी इज एट द टेथर ऑफ हर, इज द एंड ऑफ हर टेथर। अब यहाँ पे इज जो है बी के माना में, बी की जगह भी यूज हुआ है। मैंने आपको बताया इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये जो भी वर्ब की फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे आएंगी। और यहाँ पे यूर की जगह पे हर आया है। क्यों हर आया है? क्योंकि यहाँ पे शी है, तो शी का जो प्रोनाउन है यहाँ पे, वो यहाँ पे उसका जो प्रोनाउन फॉर्म है वो यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये आप आई होप जो अंग्रेजी को थोड़ा बहुत जानते हैं वो समझ गए होंगे इस चीज को। तो ये कह रहा है कि तुम्हें उसे बताना चाहिए कि वो सेफ है। क्यों? क्योंकि वो जिस मुश्किल सूरत हाल से थी वो अब खत्म हो रही है। शी इज एट द एंड ऑफ हर टेथर, हर टेथर की वो उस मुश्किल सूरत हाल से निकल चुकी है या निकलने वाली है। नेक्स्ट इडियम में हमारे पास नो एंड। नो एंड जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे खुद हैरानगी हुई कि नो एंड का मतलब है कि जिसका कोई अख्ताम ना हो, या इस तरह की जो माना मुझे समझ आ रही थी। बट जब मैंने इसकी मीनिंग देखी तो इसका मतलब था वेरी मच, मैंने बहुत ज्यादा। देखिए हमारे पास वेरी मच का जो हम कॉमन यूज करते हैं उसके लिए हमारे पास एक इडियम भी मिल गया कि वेरी मच। आई लाइक इट नो एंड, आई लाइक दिस आइसक्रीम नो एंड, मैं इस आइसक्रीम को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो वेरी मच की जगह भी आप नो एंड का यूज कर सकते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में भी। इफ इट अपसेट मी नो एंड टू हेयर दे वुड स्प्लिट अप, इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया ये सुनकर
कि वो लोग जुदा हो रहे हैं, यानी वो आपस में, तो दो दोस्त हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुमले में कि दो दोस्त हैं आपस में जुदा हो रहे हैं, या कुछ दो मियाँ बीवी हैं वो आपस में जुदा हो रहे हैं, या कुछ फैमिलीज हैं वो आपस में जुदा हो रहे हैं। तो इस बात को सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया इस बात ने। लास्ट इडियम में पुट यूर फीट डाउन, यहाँ पर भी यूर जो है उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है कि ज़रूरी नहीं आप ही हैं, अगर वो होगा तो हिज होगा, अगर शी होगी तो हर होगा। तो यहाँ पे वही उसी केस में, यानी जो वहाँ पे सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से यहाँ पे उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो टू पुट योर फुट डाउन का मतलब है टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन अपोजिंग व्हाट समबडी विशेस टू डू, यानी एक एक इसका मतलब यह है कि अगर कोई बंदा कुछ चीज़ करना चाह रहा है तो आप उसको सख्ती से उसकी मुखालिफत करें, ताकि वो बंदा अपनी ख्वाहिशात को पूरी न कर सके। दूसरा इसका कॉन्टेक्स्ट आप ये समझें कि अगर कोई आपसे मुतालबा कर रहा है किसी ऐसी चीज़ का जो आप पूरा नहीं करना चाहते, तो उसको रोकने के लिए आप अपने आपके पास जो ताकत है, जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को यूज़ करके उस चीज़ को अपोजिट कर दें, उसको ख़त्म कर दें। तो इसका मतलब है तो पुट योर फुट डाउन। जुमले से समझ आएगा When she started borrowing my cloth, अब मेरी बहन है वो मुझसे कपड़े उधार ले रही थी, विदाउट आस्किंग, यानी मेरे कपड़े उठा रही थी बगैर मेरे पूछे के। तो मैंने क्या किया, आई हैड टू पुट माई फुट डाउन, मुझे अब उसको सख्ती से मना करना होगा, या मेरे पास जो अथॉरिटी है कि जी ये मेरे कपड़े हैं, मैं अपनी उस अथॉरिटी को यूज करके मैं उसको अपोज करूंगा कि आप काइंडली मेरे कपड़े जो है आइंदा ना उठाएं। तो मैं उसको अपोज करूंगा स्ट्रिक्टली। तो इसका मतलब होगा कि आई विल पुट माई फुट ऑन, मैं वो अथॉरिटी यूज करके उसको मना करूंगा। तो यहाँ पर हमारी जो है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी एंड इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, जो आज के एडिटोरियल में आए थे, वो मैंने आप लोगों को सबको डिटेल से बता दिए हैं। देखें, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक बात को नोट कर लें कि मैं अपने हिसाब से वोकैबुलरी निकालता हूँ। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद ये एडिटोरियल पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि सर आपने ये भी वोकैबुलरी नहीं इसमें ऐड की, ये भी ऐड होनी चाहिए, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे आप लोगों के लेवल का पता चल सके कि आपका ग्रामेटिकल या जो आपकी वोकैबुलरी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसका क्या जो है मयार है, क्या आइदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ और इन द लेवल ऑफ beginner level, or it is either in the level of medium or in the advanced level। तो मुझे तब पता चलेगा जब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तो आपने प्लीज़ आपने ये मुझे बताना है ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके, फिर मैं उस लेवल की वोकैबुलरी को भी अपने वीडियो में इस क्लास में मैं ऐड कर दूंगा। तो जी चलते हैं, बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी रिलीफ। एज एवरीबडी नोज हु आर कनेक्टेड विद द न्यूज़पेपर एंड एग्जाम प्रिपरेशन, उनको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्पीच की जिसके अंदर उन्होंने एक बड़ा इलेक्ट्रिसिटी रिलीफ पैकेज दिया, जिसमें 7.44, अगर मुझे अगर डाउट नहीं है फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा, 7 रुपये 44 पैसे जो है उसने बिजली की जो टैरिफ था, बिजली का जो बिल था उसमें पर यूनिट उसको कम कर दिया। उस हवाले से ये आज का एडिटोरियल है, और इस एडिटोरियल का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज से है। पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस हैं उस पर आप जो है पाकिस्तान स्पेसिफिक इश्यूज में एनर्जी क्राइसिस में उसको आप कोट कर सकते हैं, और इसको आप जो है बस एनर्जी में भी आ सकता है, इसको एनर्जी में आप कोट कर सकते हैं। गवर्नेंस के हवाले से भी आप इसको कोट कर सकते हैं कि ये स्टेप जो है गुड गवर्नेंस की तरफ ले जाएगा, और पावर्टी एलिविएशन के हवाले से भी इसको आप कोट कर सकते हैं। आप इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी कोट कर सकते हैं कि जैसे इंडस्ट्रीज के लिए जो है ये बेहतर फैसला है कि अगर बिजली सस्ती होगी तो पाकिस्तान की जो इंडिजिनस इंडस्ट्री है वो बूस्ट होगी। तो इन तमाम टॉपिक्स के लिए जो है ये आज का एडिटोरियल हेल्पफुल साबित होगा। तो बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ।
फाइनली सम टेंजिबल रिलीफ, आखिरकार एक ऐसा रिलीफ कहते हैं कोई आपको मदद हो, एक ऐसी मदद या एक ऐसा कदम जिससे जिसको हम देख सकते हैं, या जो टेंजिबल है, जिसको हम जो ठोस कदम हो सकता है। विद द वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी स्टॉर्म नाउ बिहाइंड अस, जो बदतरीन महंगाई का तूफान था वो अब गुजर चुका है। द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू स्लैश द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स will give honest bill payers some much needed breathing space in the coming months। हुकूमत का जो फैसला है, हुकूमत ने जो घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में कमी करने का फैसला किया है, उससे आने वाले महीनों में जो ईमानदार बिल अदा करने वाले होंगे उनको एक सुख का सांस नसीब होगा। यानी उनके लिए उनकी जो मुश्किलात थी, एक मुश्किल जो वक्त था, उस मुश्किल में थोड़ा सा भी उनको रिलीफ मिलेगा। देयर बजट्स यानी वो लोग जो अवाम हैं, अवाम का जो बजट था वो रेवेज्ड बाय, वो तबाह हो गया था या वो बुरी तरह ख़त्म हो गया था बाय एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन, महंगाई के एक बड़े लंबे अरसे की, यानी महंगाई बड़े लंबे अरसे तक चली, उसकी वजह से लोगों का जो बजट है वो ख़त्म हो गया। मोस्ट हाउस होल्ड हैव लॉन्ग बीन एट द एंड ऑफ देयर टेथर, जो बहुत सारे लोग घर थे वो इस मुश्किलात से नाउमीद हो चुके थे कि वो अब इस मुश्किल हालात से नहीं निकल सकते हैं, यानी वो अब फंस चुके थे इस मुश्किल हालात में से। Millions have been forced to make many painful adjustments and absorbs eye-watering increases in the cost of living over the past 3 odd years। पिछले 3 सालों में जो बहुत सारे घराने हैं, लोग हैं, उन्होंने बहुत मुश्किल फैसले किए कि ताकि ये जो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था रहने की कॉस्ट में, उसको जज़्ब कर सकें या उसको हल कर सकें, उसको अपने आप में समा सकें। These sacrifices have undoubtedly augmented, इन कुर्बानियों ने बिल्कुल बेशक इजाफा किया किसमें, पब्लिक डिस्कंटेंट में, अवामी जो इख्तलाफ था, अगेंस्ट द इनकम्बेंट रूलिंग पार्टीज, जो हुकूमत में सियासी जमातें थीं उनके खिलाफ इस नफरत को क्या किया, इजाफा किया इस नफरत में। Now the government wants citizens to know and feel that the end of the crisis is finally in sight। अब हुकूमत चाहती है कि शहरी जानें और महसूस करें कि बहरान का खात्मा आखिरकार नजर आने वाला है, यानी यह बहरान का खात्मा आखिरकार हो चुका है। With the prices of most items of domestic use stabilizing and electricity tariffs also being slashed by not insignificant amount, it is hoping that citizens will finally be able to appreciate the economic turnaround it has long touted as its major achievement। तो इससे जो घरेलू इस्तेमाल की ज़्यादातर चीज़ों की जो कीमतें हैं उसमें इस्तेहकाम आया है, और जो बिजली के जो बिल हैं या जो जिसको हम बिजली के नर्ख भी कहते हैं उसमें भी काफ़ी कमी की गई है। इससे ये एक उम्मीद की जा सकती है कि शहरियों को जो है माशी तब्दीली नज़र आएगी, और उसको जिसकी उस तब्दीली नज़र आएगी जिसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा था, जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था, और जिसको बड़े अरसे तक एक लंबी कामयाबी करार दिया जाना था। लाइकवाइज डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अब यहाँ पे ऊपर वाले पैराग्राफ में इसने बात की अवाम की, अब इंडस्ट्री पे बात कर रहा है। Likewise, domestic industry, which has been complaining loudly about losing its competitive edge ever since the government jacked up electricity prices
in order to rationalize them under the strict condition imposed by the IMF finally has something to cheer up. कह रहे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो हमारी सनत है एक्सक्यूज मी, जो हमारी सनत है जो बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी कि उसने अपना मुसाबिकती जो उसके पास मुसाबिकती कॉम्पिटिटिव एज ये होता है कि भाई बांग्लादेश की, इंडिया की, नेपाल की, भूटान की, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जो मुल्क हैं उनमें देखा जाता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री किस रेट पे सेल कर रही है। तो मिसाल के तौर पर एक कपड़ा है वो 10 रुपए का अगर वो मार्केट में बिक रहा है, तो अगर हमारी इंडस्ट्री वो 12 रुपए में बेचेगी तो वो लोग नहीं खरीदेंगे, दूसरे मुल्कों वाले ना। तो वो उस कम्पिटिटिव एज की बात कर रहे हैं कि मुसाबिकत जो उनके पास जो मुकाबला था वो खो रही थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी थी, और हुकूमत ने बिजली की कीमतें इसलिए बढ़ाई थी कि ये बिजली की कीमतों को रेशनलाइज कर सके, उसके बराबर ला सके, जो कि IMF ने सख्त शराइत लागू की थी। अब वो जो है वो जो चीज़ है वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब इंडस्ट्रीज फाइनली है समथिंग टू चीयर अप। अब इंडस्ट्री के पास कुछ चीज़ है जिसमें वो खुश हो सकती है या खुशी का इजहार कर सकती है। द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कट विल हेल्प प्रोड्यूसर्स, जो लोग पैदावार करते हैं चाहे किसी भी चीज़ की, वो मदद करेगा। ये बिजली में जो कमी है, बिजली के नरखों में जो कमी है वो मदद करेगी। ट्रिम देयर एक्सपेंसेस, अपने खर्चे कम करें और अपनी पैदावार, अपना मुनाफा बढ़ाएं। विच हैज एक्साइटेड द स्टॉक मार्केट नो एंड, जिसने स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है या बहुत ज़्यादा पुरजोश कर दिया है। अब स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो बेंचमार्क जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स का जो है वो बिल्कुल बढ़ गया है बड़े पैमाने पे, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपनी प्राइस को जो है वो इम्पेक्ट कर दिया लोअर इलेक्ट्रिसिटी रेट से अपनी जो बैलेंस शीट थी उस पे ऑफ देयर फेवर्ड कंपनीज। उनकी जो पसंदीदा कंपनीज थी या उनके हक में जो कंपनीज थी उनके हवाले से उन्होंने अपनी जो प्राइसेस थी वो जैसे ही प्राइसेस कम कर दी इन्वेस्टर्स ने अपनी बैलेंस शीट में, तो डेफिनेटली जो इंडेक्स है वो स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो बढ़ गया। द गवर्नमेंट विल ऑब्वियसली बी होपिंग दैट इट्स ईद गिफ्ट विल प्रोवाइड फिलिप टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी which has been sluggish amid overall slowdown in the economy. गवर्नमेंट ये उम्मीद कर रही है कि ये जो ईद का तोहफा है ये मददगार साबित होगा, ये बढ़ाएगा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को, सनत की जो हरकत है उसको बढ़ाएगा, जो कि सनत जो कि बहुत ज़्यादा सुस्त रवि में चल रही थी इकोनॉमी को स्लो डाउन की वजह से। यानी इकोनॉमी जब स्लो डाउन थी तो इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी अपने नॉर्मल पेस से भी। द रेट कट विल हेल्प एक्सपोर्टर्स, बिजली की कीमतों में जो कमी की गई है ये जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी मदद करेगा। हु होल्ड की टू अ ब्रॉडर इकोनॉमिक टर्न अराउंड, जो कि बहुत ज़्यादा मायशत के जो बहुत बड़े पैमाने पे जो टर्न अराउंड है उनकी पास चाबी है, जिनकी उन एक्सपोर्टर्स की मदद करेगा कि वो जज्ब कर सकें सम हेडविंड्स, कुछ मुश्किलात जो कि ग्लोबल ट्रेड में हलचल की वजह से होते हैं। यानी कह रहा है कि बैनुल अक़वामी जो कारोबार है उसमें अगर कुछ हलचल होती है, उसकी वजह से कुछ मुश्किलात और रुकावटें आती हैं, तो उन रुकावटों को जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अब बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको रिलीफ दिया गया है। मोस्ट इनकरेजिंगली, जो सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड दैट अथॉरिटीज विल पुश फॉर मोर रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग इन द कमिंग मंथ्स। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि ये वादा किया कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में बिजली की कीमतों को मजीद कम किया जाएगा। फर्दर टैरिफ कट्स आर टू बी अचीव्ड बाय curtailing losses of around 600 billion rupees each year due to electricity theft, opening up electricity market operations, and finally by either privatizing
power distribution companies or handing them over the provinces, the Prime Minister said. अब इस जुमले को थोड़ा सा आप समझें। इसमें ये कह रहा है कि वजीर आजम ने बिजली की चोरी की वजह से हर साल होने वाले तकरीबन 600 अरब रुपए के नुकसान को कम करके बिजली की मार्केट के जो ऑप्शंस हैं उनको खोल देंगे और बिजली की जो तकसीमकार कंपनियों की निजकारी है या उन्हें सूबे के हवाले करके टैरिफ में मजीद कमी की जाएगी। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि भाई जो बिजली की जो टैरिफ है यानी बिजली की जो कीमतों में इजाफा है उसको कैसे कम किया जाएगा। उसमें एक तो ये है कि बिजली की जो चोरी है उसको कम किया जाएगा, हो रही है उसकी चोरी, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि ओपन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी मार्केट ऑप्शंस के क्या क्या मार्केट ऑप्शंस होना चाहिए बिजली की पैदावार के, या उसको प्राइवेटाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज किया जाए कंपनीज को, या उनको जो है हैंड ओवर किया जाए सूबों को कि भाई ये सूबे का मसला है, सूबा जाने, सूबे का काम जाने। उससे ये होगा कि सूबे थोड़े से इंटरेस्ट हो जाएंगे और बिजली की जो चोरी होती है उस पर वो थोड़ा सा कट लगाएंगे। ठीक है। These measures have long been advocated by energy market analysts and policy experts, but never meaningfully pursued by the authorities. ये जो इकदाम हैं जो ऊपर बयान किए गए हैं, ये एनर्जी मार्केट के जो एनालिस्ट तज्जिया निगार हैं या जो पॉलिसी साज हैं उन्होंने इसको काफ़ी इस हवाले से एडवोकेट किया है। इसको एडवोकेट का मतलब है इसकी वकालत की है, उसको बताया था पहले भी गवर्नमेंट को, लेकिन हुकूमत ने इसको सही तरीके से हुकाम की जानिब से मानाखेज इस तरीके से इसकी पैरवी नहीं की गई। इफ दिस गवर्नमेंट पुट इट्स फुट डाउन, ये एडीएम था, अगर ये हुकूमत अपोजिशन करती है, मुखालिफत करती है बड़े बड़े मगरमच्छों की और मैनेज कर लेती है ये ज़रूरी रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में, तो ये बहुत ज़्यादा तारीफ होगी और बहुत ज़्यादा कमेंडेशन होगी। इस जो पाकिस्तान की सेगमेंट मईशत का जो अहम हिस्सा है, जो ज़रूरी हिस्सा है, उसमें रिफॉर्म्स की वजह से बहुत ज़्यादा तारीफ की जाएगी इस हुकूमत की और उसको थोड़ा सा वाह वाह किया जाएगा, उसकी हौसला अफजाई की जाएगी। सिमिलरली कह रहा है इसके साथ साथ it must be corrected that imbalances inherent in other aspects of the economy, जो मईशत के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उसमें जो हमने इम्बैलेंसेस इनहेरिट किए हैं, अदम तवाज़ुन जो अदम तवाज़ुन हमने लिया है दूसरे हिस्सों में, स्पेशली द ऑब्वियस अनफेयरनेस इन द स्टेट्स रेवेन्यू पॉलिसी, के जो रियासत की रेवेन्यू की पॉलिसीज़ हैं उसमें जो अनफेयरनेस हैं, if it wishes to improve ordinary citizens' life while meeting its obligation to foreign lenders, तो ये क्या होगा अगर वो चाह रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगियां भी बदलें और जो फॉरेन लेंडर जिससे हम कर्ज ले रहे हैं उसको भी अगर हम बेहतर उनका भी हम मेरिट पे उतरें, ऑब्लिगेशंस पूरा करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। यानी अगर ये इम्प्लीमेंट्स की गई रिफॉर्म्स तो ये दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। आई होप आप लोगों को आज का जो क्लास है वो समझ आया होगा। तो अपने कमेंट्स के ज़रिए से मुझे बताइएगा। तो अब तक इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।